नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का चौथे चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि चैनल के आधार पर संचार का वर्गीकरण करेंगे। चैनल के आधार पर कौन कौन से संचार होते हैं और लिखित संचार क्या होता है और औपचारिक संचार क्या है और कक्षा में संचार की किस प्रकार से प्रक्रिया की जाती है, तो इन सभी पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शाब्दिक संचार और मौखिक संचार। शाब्दिक संचार में क्या आता है? शाब्दिक संचार शाब्दिक रूप में प्रसारित किया जाता है। इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह मौखिक और लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। मौखिक संचार, इसमें विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है। मौखिक संचार में प्रत्यक्ष वार्तालाप, फ़ोन के माध्यम से भाषण, रेडियो आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी कि हम और आप फ़ोन के माध्यम से भी अपनी वार्तालाप को जारी रख सकते हैं और रेडियो के माध्यम से भी हम संचार को सम्मिलित कर सकते हैं। मौखिक संचार के कौन कौन से लाभ होते हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, मौखिक संचार सहज और स्वाभाविक होता है। ठीक है। और दूसरा है, यह दूसरों को समझने के लिए सरल होता है। मौखिक संचार में हम दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हैं, दूसरों को समझते हैं, उनकी हाव भाव भावनाएं। और तीसरा है, आमने सामने संवाद से कम गलतियां होती हैं। जब डायरेक्ट हैंड टू हैंड कोई बात होती है तो गलतियां भी बहुत कम होती हैं। और चौथा है, मौखिक होने से खर्चा भी कम होता है। ठीक है। और पांचवा, गोपनीयता बनी रहती है। और छठवां है, शारीरिक हावभाव के साथ प्रभावपूर्ण संचार होता है। यानी कि हम अपने शरीर के माध्यम से भी संचार को जारी रख सकते हैं, हाव भाव प्रकट करते हैं। लिखित संचार, लिखित संचार से तात्पर्य सूचनाओं से है जो शब्दों में होती हैं, लेकिन उनका स्वरूप मौखिक न होकर लिखित होता है। यानी कि जो सूचनाएं होती हैं उनका स्वरूप मौखिक न होकर के लिखित होता है, प्रमाण के आधार पर होता है। इसका उपयोग विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है, तो उसमें सारा वर्क लिखित के आधार पर ही होता है, मौखिक नहीं होता है। अब इसके लाभ क्या हैं? इसमें संदेश भेजने से पहले कई बार संशोधन किया जाता है। यानी कि जब आप संदेश किसी को भेजते हैं तो आप कई बार संशोधन करते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है, तो उसको भी सुधार कर ही भेजा जाता है। और दूसरा है, भेजे गए संदेश का एक स्वचालित रिकॉर्ड प्रदान करता है। जो संदेश आप भेजते हैं उसका एक रिकॉर्ड आपके पास रहता है। और तीसरा है, लिखित संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता, नहीं आप और हम, प्रेषक और प्राप्तकर्ता की एक साथ उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। लिखित संचार में जरूरी नहीं है कि हम और आप साथ साथ हो तभी लिखित संचार होगा, नहीं, आप लिख करके भेज सकते हैं, उसको भी संचार कहते हैं हम। और अशाब्दिक संचार क्या होता है? अशाब्दिक संचार के अंतर्गत विचारों व भावनाओं को बिना शब्दों के अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें अशाब्दिक संचार में व्यक्ति की भावनाएं मायने नहीं रखती हैं, बिना भावनाओं के ही हम अभिव्यक्त कर किया जाता है कोई संचार, अशाब्दिक संचार कहलाता है। जब विचारों व भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता, जो विचार हैं हमारे, जो हमारी भावनाएं हैं, उनको शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता है, तब अशाब्दिक संचार ही सबसे प्रभावी माध्यम होता है। ठीक है। शारीरिक मुद्रा, हाथ हिलाना, हाथ से संकेत करना। यानी कि आप किसी को बुलाते हैं तो इशारा करते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो आम सामने वाला बंदा समझ जाता है कि वह हमें बुला रहा है किसी काम के लिए। वेशभूषा, इससे सामने वाले के मन की स्थिति का पता चलता है। आप सामने वाले को ऑब्ज़र्व करते हैं उसके कपड़ों के हिसाब से कि किस प्रकार का व्यक्ति ये हो सकता है, कैसा नेचर हो सकता है, तो वेशभूषा के आधार पर भी संचार को जारी रख सकते हैं। स्पर्श, स्पर्श में इस नहीं बस किसी को गाल के थपथपा, यानी कि इसमें बताया गया है किसी के आप गाल पर थपथपा देते हैं और दुख की घड़ी में किसी के सिर पर अगर कंधे पर हाथ रख देते हैं तो सामने वाले बंदे को तसल्ली मिलती है कि हमारे साथ कोई खड़ा है, हम अकेले नहीं। यानी कि स्पर्श के माध्यम से भी संचार जारी होता है। और निकटता, निकटता, इससे सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध प्रकट होता है। सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध प्रकट होता है जब हम निकट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ होते हैं।
उद्देश्य और शैली के आधार पर संचार औपचारिक संचार यह एक प्रकार का संगठनात्मक संचार है। ठीक है, उद्देश्य और शैली के आधार पर यह एक संगठनात्मक संचार है। इसमें सही भाषा और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है। औपचारिक संचार पूर्व निर्धारित चैनल के माध्यम से चलता है कि संदेश कहाँ और कैसे भेजना है, यानी कि संदेश कहाँ भेजना है और कैसे भेजना है। दक्षता में वृद्धि। इस तरह के संचार से प्रबंधन की समग्र क्षमता और बुद्धिमत्ता होती है, यानी कि जो आप संदेश भेजते हैं, प्रबंधन की समग्र क्षमता, दक्षता में वृद्धि होती है। लेकिन इसके लिए संगठनात्मक नियमों और क्रियाओं को सदैव अनुपालन किया जाना आवश्यक है। जो संगठन होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका भी पालन करना आवश्यक माना जाता है। स्थायी रिकॉर्ड, पत्र रिकॉर्ड और मेमोरी जैसी सभी औपचारिक संचार को स्थायी रूप प्रदान करती हैं, यानी कि जो स्थायी होती हैं, मेमोरी है और जो पत्रिकाएँ हैं, स्थायी रिकॉर्ड हैं, ये हमारे साथ रहती हैं। हम कभी भी इनका उपयोग कर सकते हैं। मेमोरी को आप इसमें कई प्रकार के डेटा आप रखते हैं, अपने लिए अपने समय के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। अनुशासन। यह संचार किसी भी संगठन के कर्मचारियों के मन में अनुशासन की भावना पैदा करता है। अनुशासन मतलब संचार किसी भी संगठन जो होता है उसके अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं उसके मन में अनुशासन की भावना पैदा करता है। विश्वसनीयता। आदेश और निर्देश आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में औपचारिक संचार अधिक विश्वसनीय होता है, यानी कि जो औपचारिक संचार होता है वह अधिक विश्वसनीयता होता है, ज़्यादा लोग उसको मानते हैं औपचारिक संचार को। अनौपचारिक संचार क्या होता है? कहीं कोई भी स्थान या व्यक्ति, क्या कह रहा है, कहीं कोई भी स्थान या व्यक्ति समूह अनौपचारिक संचार के बिना संभव नहीं है। समूह अनौपचारिक संचार के बिना संभव नहीं है। हर संगठन में अनौपचारिक संचार प्रणाली के साथ साथ औपचारिक संचार प्रणाली अपने आप ही सम्मिलित हो जाती है, यानी कि जब हम अनौपचारिक संचार करते हैं तो ऑटोमेटिक औपचारिक संचार उसमें सम्मिलित हो जाता है। अनौपचारिक संचार में संचार के लिए कोई औपचारिक नियम और नियमित नहीं होता है, यानी कोई औपचारिक नियम और अधिनियम नहीं होता है। इसलिए अनौपचारिक संवाद में संदेश के विरुद्ध होने की संभावना रहती है, जिससे संदेश कई बार अपना सही अर्थ खो बैठता है। इसको ग्रेपवाइन कहा जाता है। जब कोई संदेश अपना अर्थ खो बैठता है तो इसको ग्रेपवाइन कहा जाता है, ये याद रखना है, ग्रेपवाइन। इसके बाद देखते हैं कक्षा में संचार की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है क्लासरूम में। परिभाषा है, बिरलो ने कहा है, मूलतः संचार को सेंडर और रिसीवर, यानी कि हम और आप एग्जाम्पल के तौर पर सेंडर और रिसीवर के मॉडल के रूप में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, जहाँ पर प्रेषक के साथ जोड़ा जाए सेंडर और रिसीवर मॉडल के बाद SMCR, यानी कि सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर के रूप में बढ़ा दिया गया है। संचार प्रक्रिया में प्रेषक को कूट लेखन भी कहा जाता है। संचार प्रक्रिया में जो प्रेषक होता है उसको कूट लेखन भी कहा जाता है, जो संदेश को सांकेतिक शब्दों में बदलता है, संकेत को सांकेतिक शब्दों में बदलता है। अब इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है संदेश का निरूपण, ठीक है, और दूसरा संदेश का सांकेतिकरण या कूटलेखन, और तीसरा संदेश संचरण, चौथा कूटवाचन एवं व्याख्या, पांचवा प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन। ठीक है, अब इसको विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट है संदेश निरूपण, संधि निरूपण लेखन। ठीक है, संचार की प्रक्रिया एक या विचार संदेश से शुरू होती है। जब संचार होता है तो यह तो हमारे विचार होते हैं, उसी से संदेश की शुरुआत होती है। जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे मन में चलते हैं, उसी से संचार उत्पन्न होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया की पुष्टि की जाती है। यानी कि जब आप दूसरे व्यक्ति से रिस्पेक्ट करते हैं कि वह सकारात्मक प्रतिक्रिया की पुष्टि हमें प्राप्त हो। मानवीय बोली एवं लिखित भाषा को संकेत
की प्रणाली कहा जाता है। जो मनुष्य की जो बोली होती है, जो लिखित होती है, वह संकेत की प्रणाली कहा जाता है। अब इसके बाद दूसरा है संदेश 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 कारण या कूटलेखन। संदेश संकेत या कारण या कूटलेखन, इसमें है विचारों की छटाई करना, उनको आंतरिक आधार देना। जो विचार होते हैं हमारे, उनकी छटाई की जाती है और आंतरिक आधार देना और संगठन करना, ताकि उनमें और स्पष्टीकरण कहा जाता है। स्पष्टीकरण कहा जाता है, यानी कि संगठन होता है। जो हमारे विचार होते हैं उनकी छटाई की जाती है। जो अच्छे विचार होते हैं वही हम लोग रखते हैं और ख़राब विचार को, नेगेटिव को नहीं रखते हैं। कूटलेखन का उद्देश्य है कि एक विचार में कैसे एक ऐसे रूप का परिवर्तन किया जाए कि उसे संदेश ग्रहीता को प्रेषित किया जा सके। संदेश ग्रहीता को प्रेषित किया जा सके, यानी कि आप जिसको भेजते हैं, जो संदेश आपका लेता है, उसको किस प्रकार से ग्रसित को प्रेषित किया जा सके। और तीसरा है संदेश संचरण। ठीक है, यह संचार की प्रक्रिया में एक व्यवहारिक और महत्वपूर्ण है। संचार की प्रक्रिया में यह एक व्यवहारिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इससे यह पता चलता है कि संदेश को कैसे प्रेषित किया जाए, संदेश को कैसे संप्रेषित किया जाए। कूट वचन या व्याख्या, मतलब कि प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का अर्थ क्या समझा गया है। जिसने भी आपका जो संदेश प्राप्त किया है उसने क्या इसका अर्थ समझा है, क्या एक्सपेक्ट की है आपसे। प्राप्तकर्ता संदेश को विचारों में बदलता है। जो प्राप्तकर्ता होता है वह अपने संदेश को अपने विचारों में बदलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसी के ऊपर बॉडी लैंग्वेज तथा अमौखिक संचार की प्रक्रिया और शक्ति। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।